नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपीएससी समाजशास्त्र ऑप्शनल की हमारी सीरीज में हम बात करेंगे भारत में किनशिप सिस्टम्स यानी नातेदारी व्यवस्थाओं के अलग-अलग टाइप्स पर। किनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में लगता तो है कि अरे ये तो घर परिवार रिश्तेदार ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब इसे सोशियोलॉजी के नजरिए से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कितनी लेयर्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स रूल्स और पैटर्न्स छिपे हुए हैं। तो आज का हमारा इरादा है इसी ताने बाने को, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। चलिए इसे खोलते हैं। मतलब भारत में किनशिप को समझने के लिए क्या ये अप्रोच सही रहेगा कि हम इसे दो हिस्सों में देखें, एक जो परिवार के बिल्कुल अंदर के रिश्ते हैं और दूसरे जो परिवार के दायरे से बाहर फैलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है समझने के लिए। किनशिप को हम दो लेवल्स पर देख सकते हैं। पहला लेवल है परिवार के भीतर का, मतलब विद इन द फैमिली। इसमें मुख्य रूप से वो लोग आते हैं जिन्हें हम प्राइमरी रिलेटिव्स कहते हैं, मतलब एकदम करीबी रिश्तेदार जिनसे हमारा खून का या फिर शादी का बिल्कुल डायरेक्ट रिश्ता होता है। जैसे पति पत्नी हो गए, माँ बाप और बच्चे, मतलब पिता बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, पिता बेटी, और सगे भाई बहन, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, भाई बहन। ये सब एक जो टिपिकल न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, उसका कोर है। एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जॉर्ज मर्डॉक। उन्होंने ऐसे बिल्कुल आठ प्राइमरी रिलेटिव्स गिनाए थे। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे बाकी सारे रिश्ते बनते हैं। 8? अच्छा, मर्डॉक ने, ठीक है। ये तो हुए वो बिल्कुल करीबी लोग, न्यूक्लियर फैमिली वाले। अब ये परिवार के बाहर, मतलब बियॉन्ड द फैमिली, इसका क्या मतलब है? इसमें कौन लोग आ जाते हैं? तो परिवार के बाहर के दायरे में आते हैं सेकेंडरी और टर्शरी रिलेटिव्स। अब ये शब्द सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगें, पर ये रिश्ते बहुत आम हैं हमारी लाइफ में। सेकेंडरी और टर्शियरी, थोड़ा आसान करके बताएंगे? कोई एग्जाम्पल? हाँ, जरूर। देखिए, सेकेंडरी रिलेटिव्स मतलब आपके प्राइमरी रिलेटिव्स के प्राइमरी रिलेटिव्स। कंफ्यूजिंग लगा? थोड़ा सा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पिता, वो आपके प्राइमरी रिलेटिव हैं, है ना? हाँ। अब आपके पिता के भाई, यानी आपके चाचा, वो आपके प्राइमरी रिलेटिव, पिता के प्राइमरी रिलेटिव भाई हुए। तो आपके लिए आपके चाचा आपके सेकेंडरी रिलेटिव हो गए। अच्छा, ओके, समझ गई। मतलब एक स्टेप दूर वाले रिश्तेदार। तो माँ की बहन मौसी, वो भी सेकेंडरी हुई। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो भी सेकेंडरी रिलेटिव हैं। अब आते हैं टर्शरी रिलेटिव्स पर। टर्शरी रिलेटिव्स हुए आपके सेकेंडरी रिलेटिव्स के प्राइमरी रिलेटिव्स, यानी एक और स्टेप दूर। एक और स्टेप, जैसे आपके चाचा जो सेकेंडरी रिलेटिव थे, उनके बेटे यानी चाचा के प्राइमरी रिलेटिव, यानी आपके चचेरे भाई, वो आपके टर्शरी रिलेटिव हो गए। चचेरे भाई टर्शरी रिलेटिव है। हाँ, और मर्डॉक ने तो हिसाब लगाया था कि करीब 33 तरह के सेकेंडरी और 151, सोचिए, 151 तरह के टर्शरी रिलेटिव्स हो सकते हैं। अरे बाप रे, 151! सही में रिश्तेदारों की गिनती करना तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इनके भी आगे होते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स, यानी दूर के रिश्तेदार, जिनका तो हिसाब रखना ही मुश्किल है। तो ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में किनशिप का नेटवर्क कितना घना, कितना कॉम्प्लेक्स और कितना दूर तक फैला होता था। वाओ। खैर, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ जब किनशिप की बात होती है तो दो टर्म्स बहुत सुनने को मिलते हैं, क्लैन एक्सोगमी और कास्ट एंडोगमी। ये क्या चीज है, मतलब क्या है इनका और ये सिस्टम काम कैसे करता है? हाँ, ये दोनों भारत में किनशिप के खासकर ट्रेडिशनल सेटअप में बहुत ही फंडामेंटल रूल्स हैं, कह सकते हैं। पहले समझते हैं कास्ट एंडोगमी को। ठीक है। एंडोगमी का मतलब होता है अंदर शादी करना। तो कास्ट एंडोगमी का सीधा सा मतलब हुआ कि शादी अपनी ही जाति के अंदर करनी होगी। मतलब एक ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से, एक बनिया की बनिया से, एक दलित की दलित से, एंड सो ऑन। ये रूल आप देखिए, जाति व्यवस्था को मेंटेन करने में, उसकी बाउंड्रीज को बनाए रखने में एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाता आया है। आज भी देखिए इंटरकास्ट मैरिज को लेकर कितना सोशल प्रेशर होता है कई जगहों पर, वो इसी एंडोगमी के रूल की जड़ें दिखाता है। और दूसरा है क्लैन एक्सोगमी। एक्सोगमी मतलब बाहर शादी करना, क्लैन यानी गोत्र। हाँ। तो क्लैन एक्सोगमी का मतलब हुआ कि अपने गोत्र या क्लैन के बाहर शादी करनी होगी। गोत्र को आप मोटा मोटा एक पैट्रिलिनियल ग्रुप मान सकते हैं, यानी पिता के वंश से जुड़ा समूह। इसके मेंबर्स ये मानते हैं कि वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर, किसी खास पूर्वज की संतान है। अच्छा। इसीलिए एक ही गोत्र के सदस्यों को आपस में भाई बहन जैसा माना जाता है। और उनके बीच शादी फोरबिडन होती है, मतलब वर्जित होती है। आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। ओके, तो जाति के अंदर शादी पर गोत्र के बाहर शादी। या
कई बार लोग गोत्र और वंश को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें क्या कोई खास फर्क है? हाँ, ये कन्फ्यूजन होता है और ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। देखिए, एक जाति के अंदर कई गोत्र हो सकते हैं और एक गोत्र के अंदर भी कई वंश या लीनिजेस हो सकते हैं। अच्छा। फर्क समझने के लिए एंसेस्टर पर ध्यान देना होगा। हम्म। वंश या लीनिएज के मेंबर्स अपना रिश्ता आमतौर पर किसी ऐसे पूर्वज से जोड़ते हैं जिसे याद किया जा सकता है, जो कोई रियल फिगर था, मे बी कुछ पीढ़ी पहले का कोई दादा परदादा। लेकिन गोत्र का जो एंसेस्टर होता है वो अक्सर कोई लेजेंडरी फिगर होता है, कोई पौराणिक ऋषि या कोई देवता जिनका एग्जिस्टेंस मिथिकल होता है। हिस्टोरिकल प्रूफ मिलना मुश्किल है। आप शायद अपने वंश के ज्यादातर लोगों को जानते हो या कम से कम पता कर सकते हो, लेकिन अपने गोत्र के सभी लोगों को जानना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैले होते हैं। तो फिर गोत्र का प्रैक्टिकल यूज क्या रह जाता है? अगर सदस्य इतने फैले हुए हैं, एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो क्या ये सिर्फ शादी तय करने के लिए ही रेलेवेंट है? मोस्टली हाँ, शादी के लिए एलिजिबिलिटी तय करने में इसका रोल सबसे अहम है। सेम गोत्रा मैरिज इज अ नो, ये प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा क्योंकि सदस्य इतने स्कैटर्ड होते हैं, उनके लिए डे टू डे लाइफ में कोई कॉमन इंटरेस्ट पे साथ आना या कोई जॉइंट कॉर्पोरेट एक्टिविटी करना मुश्किल होता है। हाँ, कभी कभी किसी खास पूजा पाठ या रिचुअल के लिए गोत्र के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कुछ समुदायों में अपने गोत्र देवता या कुल देवी की पूजा का रिवाज होता है। लेकिन रूटीन लाइफ में इसका असर कम दिखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जिसे समझना जरूरी है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कई मामलों में जब बात आती है रिवाजों को फॉलो करने की या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की या म्यूचुअल हेल्प की, तो गोत्र बेस्ड आइडेंटिटी से ज्यादा, मतलब क्लैन बेस्ड प्राइमोर्डियलिटी से ज्यादा कास्ट एथनोसेंट्रिज्म हावी नजर आता है। अच्छा, मतलब ये कि लोग अपनी जाति के लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने या उनकी मदद करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बजाय इसके कि वो अपने गोत्र के किसी अनजान सदस्य के लिए ऐसा करें। प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे इंटरेक्शंस में कास्ट आइडेंटिटी ज्यादा ऑपरेट करती है। ये बात तो है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि किनशिप सिर्फ ब्लड या मैरिज तक ही लिमिटेड नहीं है। फेमिनल किन यानी माँ या पत्नी के मायके के रिश्तेदार जैसे मामा, मौसा, साला, और फिक्टिव किन यानी माने हुए रिश्ते जैसे मुंह बोले भाई बहन, धर्म भाई, या गांव के रिश्ते होते हैं ना, गांव का चाचा, गांव की भाभी, काकी। ये रिश्ते खून के नहीं होते, पर सोशल सपोर्ट, लॉयल्टी और साझा हितों का एक बहुत बड़ा आधार बनते हैं। शादियों में, दुख सुख में यही सब रिश्तेदार तो असल में काम आते हैं। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन रिश्तेदारी हमेशा जोड़ने का ही काम थोड़ी करती है। कभी कभी तो ये झगड़े की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है ना। रियल लाइफ में देखें तो खासकर प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को लेकर भाइयों में दुश्मनी तक हो जाती है। ये तो हर दूसरे घर की कहानी लगती है कभी कभी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये किनशिप का दूसरा और बहुत रियल पहलू है। किनशिप जहां एक तरफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक मजबूत आधार है, रिश्ते बनाता है, कॉपरेशन बढ़ाता है, हाँ, वहीं दूसरी तरफ ये प्रॉपर्टी के सक्सेशन यानी उत्तराधिकार और इनहेरिटेंस यानी विरासत के मामलों में डिवीजन और डिसेंशन मतलब विभाजन और कलह का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। कई बार तो लिनिएज की यूनिटी मतलब वंश की एकता पर ये जायदाद की दुश्मनी भारी पड़ जाती है। जमीन के बंटवारे को लेकर बेटों और पोतों के बीच, सगे भाइयों और चचेरे भाइयों यानी कजिन्स के बीच झगड़े होना, कोर्ट कचहरी होना, ये कितना कॉमन है। हाँ, बहुत आम है। यहाँ तक कि भाई बहनों के बीच सिबलिंग राइवलरी भी देखी गई है, खासकर जब रिसोर्सेज कम हो या माँ बाप का किसी एक बच्चे की तरफ ज्यादा झुकाव हो। तो रिश्ते जहाँ सिक्योरिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वहीं टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का सोर्स भी बन सकते हैं। नातेदारी की इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में यहाँ पर इरावती कर्वे का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है सोशियोलॉजी पढ़ने वाला शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का नाम ना सुना हो। एब्सोल्युटली। इरावती कर्वे का काम इंडियन किनशिप स्टडीज में फाउंडेशनल है, एक लैंडमार्क माना जाता है। और उन्होंने जो किया वो बहुत एम्बिशियस था, बहुत बड़ा काम था। उन्होंने पूरे भारत को 4 कल्चरल जोन्स में बांटा, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ और ईस्ट, और फिर उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया। 4 जोन्स में? क्यों? उनका मकसद था ये समझना कि अलग अलग रीजन्स में सोशल बिहेवियर के पैटर्न्स कैसे बनते हैं और क्यों अलग होते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया के किनशिप रूल्स साउथ इंडिया से इतने अलग क्यों हैं या ईस्ट के सेंट्रल से। और उन्होंने ये भी माना कि एक रीजन के अंदर भी लोकल पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, खासकर कास्ट हायरार्की और जाति आधारित आइसोलेशन और सेपरेशन की वजह से। मतलब एक ही गांव में रहने वाली ऊंची और नीची जातियों के किनशिप रूल्स और कस्टम्स में फर्क हो सकता है। कर्वे के एक्युलचुरेशन
यानी कैसे एक संस्कृति दूसरी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे नॉर्थ का साउथ पर असर या साउथ का नॉर्थ पर। और अकोमोडेशन, यानी कैसे अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते हैं। इन प्रोसेसेस को भी किनशिप के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया। उनका अप्रोच कैसा था? मतलब उन्होंने ये सब जानने के लिए क्या तरीका अपनाया? जाहिर है ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। उनका अप्रोच काफी यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव था। पहली बात, वो हिस्टोरिकल था। उन्होंने लगभग 3000 साल के पीरियड को कवर करने की कोशिश की। 3000 साल? हाँ, और इसके लिए उन्होंने सिर्फ फील्ड ऑब्जर्वेशंस पर ही डिपेंड नहीं किया। उन्होंने एथनो सोर्सेस का इस्तेमाल किया, जैसे लोक कथाएं, लोकगीत। अपना खुद का ऑब्जर्वेशन तो था ही, फोक लिटरेचर को स्टडी किया, और यहाँ तक कि पुराने सांस्कृतिक टेक्स्ट्स जैसे वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उनको भी खंगाला। बेसिकली उन्होंने हर तरह के अवेलेबल सोर्स को यूज किया ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर बन सके। वाओ, ये तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च लगती है। जब वो इन अलग-अलग रीजन्स को कंपेयर कर रही थी, तो किन मेन पॉइंट्स पर फोकस कर रही थी? मतलब कंपैरिजन के पैरामीटर्स क्या थे? कर्वे ने मुख्य रूप से, हम कह सकते हैं, 5 बातों पर ध्यान दिया अपनी तुलना में। पहला, भारतीय भाषाओं में किनशिप कॉन्स की लिस्ट बनाना और उन्हें समझना। मतलब रिश्तेदारों के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मौसा, कितने स्पेसिफिक टर्म्स हैं। साउथ में शायद इतने न हों। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, इन शब्दों का लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है और इनसे जुड़ा बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है। मतलब किस रिश्ते में रिस्पेक्ट है, किस में अवॉइडेंस, पर्दा करना, किस में जोकिंग रिलेशनशिप है, जैसे जीजा साली, देवर भाभी। तीसरा, वंश यानी डिसेंट के रूल्स क्या हैं। पिता के नाम से चलता है पेट्रीलिनियल या माता के नाम से मैट्रिलिनियल। और विरासत यानी इनहेरिटेंस के नियम क्या हैं, प्रॉपर्टी किसको मिलती है, कैसे बढ़ती है। ठीक है। चौथा, विवाह और परिवार के पैटर्न्स क्या हैं, शादी के रूल्स क्या हैं, कौन किससे शादी कर सकता है, कौन नहीं, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है या जॉइंट फैमिली। और पांचवां, और ये उनके एनालिसिस का एक सेंट्रल पॉइंट था, वो था संस्कृत इन्फ्लुएंस नॉर्थ और द्रविडियन साउथ के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस को हाईलाइट करना। अच्छा, तो कर्वे के हिसाब से भारत में ये जो इतनी डाइवर्सिटी है किनशिप पैटर्न्स में, इसके पीछे की ड्राइवर्स क्या है? मतलब कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझने के लिए? कर्वे ने 3 चीजों को सबसे महत्वपूर्ण माना जो भारत में किनशिप पैटर्न्स को शेप करते हैं। पहला, लिंग्विस्टिक रीजन्स यानी भाषाई क्षेत्र। दूसरा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट यानी जाति व्यवस्था। और तीसरा, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन यानी पारिवारिक संगठन। भाषाई क्षेत्र, जाति और परिवार। हाँ, उनका मानना था कि ये तीनों फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किनशिप का पैटर्न कैसा होगा। और इसी आधार पर उन्होंने देश को वो 4 जोन्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल, सादर्न और ईस्टर्न में बांटा था। मोटे तौर पे देखें तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंग्विस्टिक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब जिन इलाकों में मिलती जुलती भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ किनशिप रूल्स भी अक्सर सिमिलर होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया की पूरी इंडो आर्यन स्पीकिंग बेल्ट में आपको काफी समानताएं मिलेंगी। अच्छा। लेकिन ये कोई आयरन क्लैड रूल नहीं है। मतलब हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। कई बार लैंग्वेज और किनशिप पैटर्न साथ साथ नहीं चलते। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कर्वे ने दिया, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, वो कैसे? देखिए, महाराष्ट्र ज्योग्राफिकली सेंट्रल जोन में आता है। मराठी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो नॉर्थ की लैंग्वेजेस से ज्यादा मिलती है, लेकिन वहां के किनशिप सिस्टम पर खासकर कुछ समुदायों में द्रविडियन इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। जैसे क्या दिखता है? जैसे शादी जी। ये साउथ इंडिया का एक की फीचर है, नॉर्थ में जनरली नहीं होता जी। लेकिन महाराष्ट्र में ये मिलता है। इसी तरह साउथ इंडिया की द्रविडियन किनशिप पर भी नॉर्थ की सांस्कृतिक ट्रेडिशंस का असर दिखता है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज, ये गिव एंड टेक हमेशा चलता रहा है। कर्वे का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने दिखाया कि ये जोन्स बिल्कुल रिजिड नहीं है, इनमें इंटरैक्शन और इन्फ्लुएंस होता रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बाउंड्रीज इतनी क्लियर कट नहीं है बल्कि फजी हैं, ओवरलैप करती हैं। पर इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने वेरिएशंस के बावजूद क्या कुछ कॉमन रूल्स भी हैं जो प्रैक्टिकली पूरे भारत में लागू होते हैं? एनी यूनिवर्सल रूल्स ऑफ किनशिप इन इंडिया अकॉर्डिंग टू कर्वे? खासकर शहरों में इंटरकास्ट, इंटर ट्राइबल मैरिजेस बढ़ रही हैं, ये सच है, लेकिन ट्रेडिशनल रूल यही है और बड़े पैमाने पर आज भी फॉलो होता है। ये तो है। और दूसरा, इंसेस्ट टबू, यानी माता पिता और बच्चों के बीच और सगे भाई बहनों के बीच मैरिज या सेक्सुअल रिलेशंस पूरी तरह से फॉरबिडन है, वर्जित हैं।
ये इंसेस्ट टबू तो ह्यूमन सोसाइटीज में करीब करीब यूनिवर्सली माना जाता है। ठीक है, ये दो बातें तो कॉमन हो गई। अब जरा नॉर्थ इंडिया पर फोकस करते हैं। करवे का जो नॉर्दर्न जोन है, इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं और यहाँ की किनशिप की क्या खासियतें हैं? सुनने में आता है कि यहाँ के नियम काफी स्ट्रिक्ट हैं। नॉर्थ इंडिया के नियम वाकई काफ़ी स्ट्रिक्ट माने जाते हैं कंपैरेटिवली। करवे के नॉर्दर्न जोन में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया आता है। इसमें सिंधी बोलने वाले इलाके, पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी डायलेक्ट्स वाले इलाके जैसे हिमाचल, उत्तराखंड भी, बिहारी जिसमें मैथिली, भोजपुरी वगैरह आ गए, बंगाली, असमी और नेपाली भाषी क्षेत्र शामिल हैं। तो आप देख सकती हैं ये खुद में काफ़ी डाइवर्स रीजन है लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से। हाँ, काफी बड़ा एरिया है। यहाँ की एक खासियत है किनशिप टर्म्स का क्लासिफिकेशन। शब्दों को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक, ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंधी के लिए शब्द जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा, बेटी, दादा, दादी, चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह। और दूसरे, अफाइनल रिलेशंस, वैवाहिक संबंधी के लिए शब्द यानी शादी से बने रिश्तेदार जैसे सास, ससुर, साला, साली, ननद, भाभी, देवर, जेठ आदि। ये डिस्टिंक्शन काफ़ी क्लियर कट होता है टर्म्स में। अच्छा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ कम से कम 3 पीढ़ियों तक के नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए स्पेसिफिक प्राइमरी टर्म्स होते हैं, जैसे पिता, दादा, परदादा या बेटा, पोता, परपोता। और एक जनरेशन के टर्म को दूसरी जनरेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आप अपने चाचा को भाई कहकर नहीं बुला सकते, उनके लिए अलग शब्द है। बाकी सारे रिश्तेदारी के शब्द इन्हीं प्राइमरी टर्म्स से डिराइव होते हैं या उनमें कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई। ये दिखाता है कि हायरार्की और जनरेशन का कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है नॉर्थ इंडियन सिस्टम में। और शादी ब्याह के नियम, यहाँ पे किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है? आपने कहा स्ट्रिक्ट है। हाँ, नियम काफी स्ट्रिक्ट हैं। कास्ट एंडोगमी, जाति में शादी, और क्लैन एक्सोगमी, गोत्र से बाहर शादी तो है ही, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। साथ में प्राइमरी रिलेटिव्स के बीच सेक्सुअल रिलेशंस पर टैबू, इंसेस्ट टैबूज का सख्ती से पालन किया जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ससन का नियम। इसे मैरिज रूल्स की कुंजी मतलब की कहा जा सकता है। इसका बेसिक मतलब है कि व्यक्ति को अपनी पैट्री फैमिली यानी पिता के वंश या कुल में शादी नहीं करनी चाहिए। पिता के कुल में नहीं, ठीक है। और साथ ही सपिंड रिश्तेदारों से विवाह से बचना चाहिए। ये सपिंड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया में। ये सपिंड, ये क्या होता है एग्जैक्टली? सपिंडा मतलब वो रिश्तेदार जिनसे खून का रिश्ता माना जाता है और जिनसे शादी वर्जित होती है। ट्रेडिशनली ये वो लोग माने जाते थे जो समान पिंड यानी श्राद्ध में चढ़ाए जाने वाले चावल के गोले पाने के अधिकारी हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा होता था। कुछ धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की तरफ से 7 पीढ़ियों तक और माँ की तरफ से 5 पीढ़ियों तक के रिश्तेदार सपिंड माने जाते थे। 7 और 5 पीढ़ी मतलब बहुत दूर तक के रिश्तेदार। हाँ, सोचिए आपके परदादा के भाई के पोते की बेटी भी इसमें आ सकती है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई और लिमिट कर दिया है। पिता की तरफ 5 पीढ़ी, माँ की तरफ 3 पीढ़ी, पर ट्रेडिशनल रूल्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थे। कहा ये एक्सोगमस यूनिट्स हैं, यानी सेम गोत्र में शादी नहीं होगी। पर इसमें भी वेरिएशंस हैं। कभी कभी एक ही जाति एंडोगमस गोत्रों में बटी होती है, मतलब कुछ खास गोत्रों के बीच ही शादी हो सकती है, बाकियों में नहीं, या एक्सोगमस गोत्रों में। और कुछ गोत्र ऐसे भी होते हैं जिनका मैरिज रूल्स में कोई फंक्शन ही नहीं दिखता, वो बस नाम के लिए होते हैं। अच्छा, ये भी वेरिएशन है। और नॉर्थ इंडिया में एक और चीज बहुत कॉमन है, गांव से बाहर शादी करना, विलेज एक्सोगमी जिसे कहते हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, विलेज एक्सोगमी यानी अपने गांव में शादी ना करके किसी दूसरे गांव में बेटी की शादी करना, ये नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में काफी प्रचलित है। कई कम्युनिटीज में तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल जैसा है। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि पूरे गांव को एक तरह की एक्सटेंडेड किनशिप यूनिट या भाईचारे की इकाई माना जाता है। तो गांव की बेटी मतलब सबकी बेटी या बहन हुई, इसलिए गांव में शादी नहीं करते। दूसरा, इससे गांव के अंदर जमीन जायदाद को लेकर होने वाले पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। अगर बहू उसी गांव की होगी तो मायके और ससुराल के झगड़े गांव के अंदर ही आ जाएंगे, जो शायद कम्युनिटी अवॉइड करना चाहती है। ये बात तो है। तो अगर हम नॉर्थ इंडियन किनशिप को समराइज करें तो करवे के हिसाब से इसकी कम से कम 4 बेसिक फीचर्स हैं। पहला, टेरिटोरियलिटी यानी शादी ब्याह में ज्योग्राफिकल स्पेस का ध्यान रखना, जैसे विलेज एक्सोगमी या कभी-कभी पास के कुछ गांवों को छोड़कर शादी करना। दूसरा, जीनियोलॉजी यानी वंश, लीनिएज और गोत्र, क्लैन के इंपॉर्टेंस।
खासकर शादी तय करने में कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। राइट। लोकल यूनिट से बाहर शादी करने का नियम, कास्ट स्टेटस के आइडियाज एंडोगमी के जरिए शादी के दायरे को लिमिट करते हैं, अपनी जाति में ही शादी। और मैरिज प्रोहिबिशंस, किनसे शादी नहीं हो सकती, का दायरा किनशिप रिश्तेदारी के साथ साथ स्पेस, भौगोलिक स्थान के रेफरेंस में भी काफी बड़ा होता है नॉर्थ इंडिया में। कॉग्नेटिक प्रोहिबिशंस यानी सिर्फ पिता पक्ष, एग्नेटिक ही नहीं बल्कि माता पक्ष कॉग्नेटिक के करीबी रिश्तेदारों से भी शादी का निषेध। और लोकल एक्सोगमी का मैरिज अलायंसेस में सख्ती से पालन किया जाता है। ये गोत्र टालने अवॉइडेंस के रूल्स में 4 गोत्र वाला नियम सुना है मैंने, वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये क्या है और किन लोगों में फॉलो होता है? हाँ, ये 4 गोत्र रूल या 4 कुल टालना जिसे कहते हैं, ये नॉर्थ इंडियन किनशिप का एक और कॉम्प्लेक्स फीचर है जो नियमों को और स्ट्रिक्ट बनाता है। 4 गोत्र कौन कौन से? इसमें शादी तय करते समय सिर्फ अपने पिता का गोत्र ही नहीं टाला जाता। हाँ, वो तो है ही, बल्कि अपनी माँ का गोत्र मदर्स गोत्रा, अपनी दादी यानी पिता की माँ का गोत्र फादर्स मदर्स गोत्रा और अपनी नानी यानी माता की माँ का गोत्र मदर्स मदर्स गोत्रा भी टाला जाता है। यानी इन 4 मेन लीनेजेस से जुड़े परिवारों में शादी अवॉइड की जाती है। बाप रे, 4 गोत्र टालने पड़ते। ये तो मतलब एलिजिबल मैच ढूंढना कितना मुश्किल बना देता होगा। बिल्कुल, ये नियम आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण्स और दूसरी हायर कास्ट्स में ज्यादा प्रचलित हैं। इसका मेन पर्पस यही माना जाता है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल मिनिमम किया जा सके और जेनेटिक पूल को ज्यादा से ज्यादा वाइड रखा जा सके। अच्छा, ये ऊंची जातियों में ज्यादा है। हाँ, ज्यादातर, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। नॉर्थ में भी बहुत सी इंटरमीडिएट और जो लोअर कास्ट्स हैं उनमें सिर्फ 2 गोत्र टालने का नियम है, 2 गोत्र रूल। यानी सिर्फ अपने पिता का गोत्र और अपनी माँ का गोत्र। उनके लिए दादी और नानी का गोत्र टालना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ भी आप देख सकती हैं कि कास्ट हायरार्की के हिसाब से किनशिप रूल्स में वेरिएशन है। समझ गई। तो ये थी उत्तर भारत की कहानी, जहाँ नियम काफी फैले हुए और सख्त हैं, काफी डिटेल्ड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मध्य भारत में नातेदारी पर चर्चा करेंगे। किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, ये इलाका काफी बड़ा है और डाइवर्स भी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर वो काठियावाड़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब इसी में आ जाते हैं। और भाषाएं भी देखो कितनी अलग अलग हैं। राजस्थानी, हिंदी, गुजराती, काठियावाड़ी, मराठी, ओरिया, ज्यादातर तो मतलब सांस्कृतिक ओरिजिन की हैं, है ना, संस्कृत से निकली हुई। हाँ, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तो नॉर्थ से कनेक्शन तो साफ दिखता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ द्रविडियन भाषाएं भी हैं और ईस्ट का असर भी है। और ट्राइबल कम्युनिटीज को तो भूल ही नहीं सकते। उनका तो अपना बिल्कुल अलग ही सिस्टम चलता है। उनका हिसाब किताब अलग है। तो चलिए इसे खोलते हैं, इसे समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल। तो देखो, सेंट्रल जोन की कुछ खास बातें हैं, ऐसी चीजें जो इसे नॉर्थ से मतलब उत्तर भारत से अलग बनाती हैं। अच्छा, जैसे सबसे प्रमुख चीज है क्रॉस कजन मैरिजेस का चलन। क्रॉस कजन मैरिज मतलब क्रॉस कजिन्स मतलब आपके फर्स्ट कजिन्स, जो आपके माता पिता के ऑपोजिट सेक्स भाई बहन के बच्चे हों, यानी आपके मामा के बच्चे जिन्हें मैटरनल क्रॉस कजिन कहते हैं, या फिर आपकी बुआ या फूफी के बच्चे, वो हुए पैटर्नल क्रॉस कजिन। अच्छा, मामा या फूफी के बच्चे। हाँ, नॉर्थ इंडिया में तो इनसे शादी करना बिल्कुल टैबू है, मतलब सोच भी नहीं सकते कई कम्युनिटीज में। बिल्कुल। जबकि सेंट्रल जोन में ये कई जगह एक्सेप्टेड है, कहीं कहीं तो प्रिफर्ड भी है। प्रेफर्ड भी? हाँ। वाओ। और इसके उलट होते हैं पैरेलल कजिन्स, मतलब आपके चाचा या ताऊ के बच्चे या फिर मौसी के बच्चे। इनसे शादी तो खैर आम तौर पर भारत में कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। तो ये क्रॉस कजन मैरिज सेंट्रल जोन का एक डिफाइनिंग फीचर हुआ है ना? हाँ, कह सकते हैं। और क्लैंस का क्या मतलब, कुल या गोत्र, क्या वो नॉर्थ जैसा ही सिस्टम है यहाँ भी? देखो, कई जातियां यहाँ भी उत्तर भारत की तरह ही एक्सोगैमस क्लैंस यानी गोत्रीय कुल में बंटी हुई ही। एक्सोगैमस मतलब अपने ही क्लैन या गोत्र में शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल, अपनी लीनिएज से बाहर शादी करना, ये तो खैर कॉमन प्रिंसिपल है भारत में। लेकिन सेंट्रल जोन में इसमें एक और लेयर है, एक और बात। अच्छा, क्या? कुछ जातियों में इन क्लैंस के बीच हाइपरगैमस हायरार्की भी होती है, हाइपरगैमी। हाइपरगैमी मतलब? हाइपरगैमी का मतलब है कि परिवार जो है वो अपनी बेटी की शादी
अपने क्लैन से ऊंचे माने जाने वाले स्टेटस वाले क्लैन में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब बेटी की शादी ऊंचे घर में करना स्टेटस बढ़ाने के लिए। ये तो आज भी दिखता है कई जगहों पर, चाहे वो क्लैन वाला एंगल ना भी हो। हाँ हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझो कि ये सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने का एक जरिया बन जाता है, कई बार स्टेटस इंप्रूव करने का तरीका। समझ गया। पर एक मिनट, क्या ये सारे नियम जैसे क्रॉस कजिन मैरिज या ये हाइपरगैमी, क्या ये सब जगह एक जैसे लागू होते हैं सेंट्रल जोन में? नहीं नहीं, यही तो सेंट्रल जोन की कॉम्प्लेक्सिटी है, यही समझना जरूरी है। ये नियम पूरे सेंट्रल जोन में हर जगह हर कास्ट में एक जैसे लागू नहीं होते। बिल्कुल नहीं। अच्छा। जबरदस्त वेरिएशन है, मतलब एक रूल सब पर फिट नहीं होता। जनरल ट्रेंड्स हैं हाँ, पर एक्सेप्शंस और जो लोकल कस्टम्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं। समझ गया। मतलब जनरल पैटर्न तो है, पर डिटेल्स में जाए तो काफी विविधता मिलेगी। अच्छा चलिए राजस्थान से शुरू करते हैं। रजवाड़ों की धरती, वहां तो जाट्स, बनियाज, राजपूत्स कई डोमिनेंट जातियां हैं, सबके अपने अपने नियम होंगे जाहिर है। हाँ, राजस्थान तो किनशिप पैटर्न्स का एक फैसिनेटिंग मिक्स है। जैसे जाट्स को देखो, उनमें टू गोत्रा एक्सोगमी मानते हैं। टू गोत्रा मतलब न सिर्फ अपने पिता के गोत्र में बल्कि अपने माँ के गोत्र में भी शादी नहीं करते हैं। ये नॉर्थ के कुछ हिस्सों जैसा है। अच्छा। और साथ में कई जगह विलेज एक्सोगमी भी है, यानी अपने ही गांव में शादी नहीं करते। गांव से बाहर शादी, ये क्यों? शायद ये पुरानी कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स और लोकल अलायंसेस से जुड़ा हो सकता है। गांव को एक बड़ी फैमिली यूनिट की तरह देखना, उस टाइप की परंपरा। इंटरेस्टिंग। और बनियाज का? बनियाज में 4 गोत्रा रूल चलता है। 4 गोत्रा रूल? बाप रे, ये क्या है? शादी के लिए खुद का गोत्र, माँ का गोत्र, दादी का गोत्र यानी पिता की माँ का, और नानी का गोत्र यानी माँ की माँ का, इन चारों गोत्रों को अवॉइड करते हैं। 4 गोत्र? मतलब रिश्तेदारी का पूरा फैमिली ट्री याद रखना पड़ता होगा। कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि किनशिप रेकनिंग कितनी दूर तक जा सकती है। सिर्फ पिता का वंश नहीं, माँ के वंश को भी कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सही बात है। और राजपूत्स का सिस्टम, वो तो और भी कॉम्प्लेक्स सुना है। यहाँ पर ये हाइपरगैमी वाला मामला ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, और वो स्टेटस का चक्कर। वो या 2 परिवारों का मिलन नहीं थी, वो पॉलिटिकल और सोशल पावर का समीकरण साधने का एक तरीका था, खासकर उस फ्यूडल सेटअप में। हाँ, सत्ता और जमीन का खेल। बिल्कुल। जमीन, सत्ता, इन्फ्लुएंस, ये सब शादियों के थ्रू कंसोलिडेट किया जाता था। इसीलिए राजपूत खुद को एक होमोजीनियस कास्ट मतलब एक जैसी जाति नहीं मानते, बल्कि प्यूरिटी ऑफ डिसेंट यानी वंश की शुद्धता और नोबिलिटी यानी कुलीनता पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लिनिएज, खून की शुद्धता, ये बातें बहुत अहम हो जाती हैं उनके स्टेटस के लिए। मतलब राजपूत आइडेंटिटी सिर्फ जाति से नहीं बल्कि एक तरह के एलीट स्टेटस क्लेम से जुड़ी है, जिसमें आपका वंश, आपकी लिनेज सबसे जरूरी है। और ये सिर्फ सोशल स्टेटस की बात नहीं थी, जाहिर है पावर और जमीन से भी जुड़ा था। एकदम। इतिहास में आपका हीरो या रूलर होना, एक योद्धा या शासक होना, ये बातें स्टेटस तय करने में मेजर कंसिडरेशन रही हैं। यहाँ तक कि सिंबॉलिक मैरिजेस जैसे तलवार से शादी, वो भी होती थी। तलवार से शादी? सीरियसली? ये कब होता था? हाँ, ये शायद तब होता होगा जब दूल्हा किसी वजह से मान लो युद्ध वगैरह में खुद मौजूद ना हो पाए, या फिर किसी पॉलिटिकल सिंबलिज्म के लिए, अलायंस पक्का करने के लिए। अच्छा। और ये भी दिलचस्प है कि माँ का स्टेटस भी देखा जाता था। मतलब सिर्फ पिता का वंश ही नहीं, माँ किस कुल से है ये भी शादी और होने वाले बच्चे के स्टेटस को अफेक्ट करता था। ये सब बातें उनकी कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की और स्टेटस कॉन्शियसनेस को दिखाती हैं। तलवार से शादी सुनने में अजीब है, पर इसके पीछे गहरे सोशल और पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे। अच्छा, अब राजस्थान से गुजरात और काठियावाड़ की तरफ चलते हैं। सोर्स कहता है कि यहाँ किनशिप प्रैक्टिसेस पिक्यूलियर टू लोकल कस्टम्स हैं। तो क्या यहाँ लोकल ट्रेडिशंस और नॉर्दर्न प्रैक्टिसेस का मिक्स है? एकदम सही कहा। गुजरात और काठियावाड़ किनशिप के मामले में एक तरह का मेल्टिंग पॉट जैसे लगते हैं। यहाँ कुछ जातियां क्रॉस कजिन मैरिज करती हैं जो नॉर्दर्न पैटर्न से अलग है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि कुछ जातियों में शादी करने के बड़े ही पिक्यूलियर मतलब बहुत ही अजीब नियम थे। जैसे सोर्स बताता है कि कुछ समुदायों में साल में एक ही खास दिन या खास मौसम में शादी हो सकती थी। बस एक ही दिन? हाँ, या इससे भी ज्यादा। कुछ में तो हर 4, 5, 9 या 12 साल में एक बार ही शादी करने का रिवाज था। क्या 12 साल में एक बार? सोचो कितना इंतजार। मतलब अगर वो
मैरिज ईयर मिस हो गया तो? लंबा वेट। हाँ, और जब वो शादी का साल आता होगा, सोचो गांव में कैसा माहौल होता होगा। सोर्स कहता है देयर वाज अ रश टू परफॉर्म मैरिजेस। हाँ बिल्कुल, मेला लग जाता होगा, शादियों की होड़। क्या पागलपन होता होगा। इसकी वजह क्या हो सकती है, कोई अंदाजा? हाँ, इमेजिन द केओस एंड एक्साइटमेंट। वजह तो देखो साफ नहीं है, सोर्स में भी नहीं दी। हो सकता है ये किसी पुरानी ट्राइबल परंपरा से जुड़ा हो, या शायद रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई तरीका हो कि शादियों पर जो खर्च होता है वो एक साथ कम्युनिटी लेवल पे मैनेज किया जा सके, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जो भी हो, ये दिखाता है कि किनशिप रूल्स कितने डाइवर्स और कभी-कभी कितने अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और देखो आज भी कुछ पुराने रिवाज चलते हैं, जैसे नांत्रा यानी लिविरेट। लिबरेट, ये क्या है? इसमें विधवा की शादी उसके पति के भाई, आमतौर पर छोटे भाई से कर दी जाती है। ये प्रैक्टिस कई समाजों में प्रॉपर्टी को परिवार में रखने और बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने का एक तरीका रहा है। अच्छा, नांत्रा, समझ गया। तो गुजरात में ये नॉर्दर्न और साउदर्न इन्फ्लुएंसेस का कैसा ब्लेंड दिखता है? कौन से ग्रुप क्या फॉलो करते हैं? यहाँ देखो ब्राह्मण्स, बनियास, कुनबी, जिन्हें अब पाटीदार भी कहते हैं, और जो ऊंची आर्टिसन कास्ट्स हैं, वो ज्यादातर नॉर्दर्न पैटर्न फॉलो करती हैं। मतलब क्लैन एक्सोगमी, क्रॉस कजिन मैरिज अवॉइडेंस, ये सब। ठीक है। पर सदर्न रीजन के असर भी साफ दिखते हैं, जैसे खाती, अहिर, घदावा और गरासिया कास्ट्स में क्रॉस कजिन मैरिज आम है। और कोलीज और ढेड्स जो दलित समुदाय है, और भील्स जो प्रमुख जनजाति है, उनमें तो दोनों तरह की क्रॉस कजिन मैरिजेस, यानी मटर्नल मामा की बेटी से और पेटर्नल फूफी के बेटे से, दोनों अलाउड है। दोनों तरह की। अच्छा। हाँ, तो कुल मिलाकर राजस्थान और गुजरात में ज्यादातर नॉर्दर्न पैटर्न दिखता है। किनशिप टर्मिनोलॉजी भी ज्यादातर सांस्कृतिक है, पर हाँ, कुछ सेंट्रल एशियाटिक असर के निशान भी टर्मिनोलॉजी में मिलते हैं, शायद पुराने माइग्रेशंस की वजह से। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र पर। मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरावती कर्वे ने कहा है कि यहाँ तो सांस्कृतिक नॉर्दर्न और द्रविडियन सदर्न ट्रेड्स का लगभग बैलेंस है। शायद नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा हो। यहाँ भाषाएं भी मिली जुली हैं। ये तो सच में एक ट्रांजिशन जोन लगता है किनशिप के लिहाज से। हाँ, महाराष्ट्र वाकई एक बेहद इंटरेस्टिंग जोन है। किनशिप के लिहाज से ये नॉर्थ और साउथ के बीच एक पुल जैसा है। बिल्कुल, यहाँ का कास्ट स्ट्रक्चर भी नॉर्थ और साउथ से थोड़ा अलग है। देखो, मराठास और कुनबीज मिलकर राज्य की लगभग 40% आबादी बनाते हैं। ये एक डोमिनेंट एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स है। 40%, काफी बड़ा ग्रुप है। हाँ, वैसे तो मराठास का स्टेटस पारंपरिक रूप से ऊंचा माना जाता है, पर एक अमीर प्रभावशाली कुनबीज मराठा का स्टेटस पा सकता है या अपनी बेटियों की शादी मराठा परिवारों में कर सकता है। मतलब यहाँ स्टेटस में थोड़ी फ्लूइडिटी है, थोड़ी गुंजाइश है ऊपर नीचे होने की। अच्छा, ये नॉर्थ के ज्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम से कुछ अलग है? मतलब पैसा और जमीन स्टेटस मोबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, कम से कम इन दो ग्रुप्स के बीच? हाँ, इसमें जमीन और इकोनॉमिक पावर का बड़ा रोल है, और ये दोनों ग्रुप खुद को क्षत्रिय कहते हैं। हाँ, दोनों ग्रुप खुद को क्षत्रिय मानते हैं और हिस्टोरिकल रूप से रूलिंग क्लास रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस इसमें सेंट्रल है। आज भी गांव में देखो, जो गांव का मुखिया या पाटिल होता है वो अक्सर मराठा ही होता है। हिस्टोरिकल पावर स्ट्रक्चर्स आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनके शादी ब्याह के नियम, कुंबीज का क्या सिस्टम है? उसमें भी वेरिएशन होगा निश्चय? कुंबीज में काफी वेरिएशन है। ये एक्सोगेमस क्लैन्स में बटे हैं, जिन्हें कुल या कुली कहते हैं। कुछ लिवरेट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो नांत्रा वाला रिवाज। कुछ क्रॉस कजन मैरिज को बिल्कुल टैब्यू मानते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरह। अच्छा। तो कुछ मना नहीं करते, जो सदर्न इन्फ्लुएंस दिखाता है। सेंट्रल महाराष्ट्र में हाइपरगैमी और क्लैन एक्सोगमी है, मतलब ऊंचे क्लैन में लड़की ब्याहने की कोशिश। और सदर्न महाराष्ट्र में जो द्रविडियन इन्फ्लुएंस वाले इलाके जैसे कर्नाटक के करीब है, वहाँ क्रॉस कजन मैरिज और यहाँ तक कि अंकल नीस मैरिज यानी मामा भांजी शादी, दोनों के उदाहरण मिलते हैं। मामा भांजी शादी, ये तो टिपिकल सदर्न प्रैक्टिस है। नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल। तो कुंबीज में ही इतनी वैरायटी है। नॉर्थ से साउथ तक जाते जाते नियम बदल रहे हैं। और मराठास का सुना है उनका सिस्टम राजपूत जैसा है कुछ मामलों में। हाँ, मराठास का क्लैन ऑर्गेनाइजेशन राजपूत से मिलता जुलता है कई मायनों में। जैसे मिथोलॉजिकल ओरिजिन बताना, अपने वंश को किसी पौराणिक नायक या देवता से जोड़ना। कई क्लैन्स के नाम भी राजपूत के क्लैन नामों से मिलते जुलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक्सोगमी का रूल सिर्फ क्लैन के नाम पर नहीं टिकता। यहाँ एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्लैन से जुड़ा एक सिंबल,
जिसे देवाका कहते हैं। देवक, ये क्या होता है? ये कोई पेड़, पत्ता, जानवर या कोई इनएनिमेट वस्तु हो सकती है। एक तरह का कुलचिन्ह या टोटम समझ लो। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, जिन दो परिवारों का देवाका एक हो, उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती, भले ही उनके क्लैन यानी कुल अलग अलग हो। सीरियसली? मतलब क्लैन एक्सोगमी के साथ साथ देवका एक्सोगमी भी? ये तो बिल्कुल नई बात है। हाँ, तो शादी तय करते वक्त कुल और देवक दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देवका सिस्टम सिर्फ मराठास में ही क्यों है? इसका ओरिजिन क्या हो सकता है? कोई आइडिया? इसका ओरिजिन अनसर्टेन है, सोर्स में भी स्पष्ट नहीं है। शायद ये प्राचीन टोटमिज्म से जुड़ा हो, जहां कबीले किसी प्राकृतिक वस्तु को अपना प्रतीक मानते थे, या किसी पुरानी स्थानीय परंपरा से विकसित हुआ हो, कह नहीं सकते पक्के तौर पर। लेकिन ये मराठा आइडेंटिटी और उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा बन गया है। और हाँ, हाइपरगैमिस शादियों में क्लैन का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा राजपूत्स में होता है। ऊंचे माने जाने वाले क्लैन्स में शादी करना प्रतिष्ठा की बात होती है। कितने क्लैन्स हैं मराठास में? सोर्स में 96 क्लैन्स का जिक्र है। क्या ये सब बराबर माने जाते हैं? हाँ, मराठास में पारंपरिक रूप से 96 स्कूल्स, 96 कुली मराठा माने जाते हैं। हालांकि ये संख्या सिंबॉलिक भी हो सकती है, असल संख्या शायद कम ज्यादा हो। और ये समझना जरूरी है कि ये 96 कुल सब बराबर नहीं है। अच्छा। इनके अंदर भी मोबिलिटी और स्टेटस के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब कुछ कुल ज्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं दूसरों से। एथनिकली ये कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, इसमें समय के साथ कई समूह शामिल हुए हैं। इसमें पंचकुला यानी 5 कुलों का क्लस्टर है, 7 कुली यानी 7 कुल हैं। ये सब हाइपोगैमस डिविजन्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की को दिखाते हैं। बाप रे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो शादी के रूल्स और क्या है मराठास में? क्रॉस कजिन का क्या स्टेटस है? देखो, नॉर्थ की तरह बायलैटरल किनशिप टैबू है, मतलब नजदीकी रिश्तेदारों में शादी वर्जित है। पैरेलल कजिन मैरिज, जैसे चाचा के बच्चों में या मौसी के बच्चों में आपस में शादी, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है। पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज यानी फूफी की बेटी बेटे से शादी, इस पर भी टैबू है। लेकिन यहाँ आता है सदर्न ट्विस्ट, मटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज यानी मामा की बेटी से शादी। इसको जनरल प्रेफरेंस दी जाती है। मामा की बेटी से शादी को प्रेफरेंस? ये तो साउथ इंडिया में काफी कॉमन है। हाँ, ये सदर्न इन्फ्लुएंस का स्पष्ट उदाहरण है महाराष्ट्र में। नॉर्थ में जहां माँ के रिश्तेदार भी उतने ही वर्जित माने जाते शादी के लिए जितने पिता के, यहाँ महाराष्ट्र में मामा की बेटी प्रेफर्ड है। ये सच में नॉर्थ और साउथ का संगम है। और पोलिजिनी के बारे में क्या? मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रखना? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है कि बहनें एक ही आदमी से शादी कर सकती हैं। इसे सोरोरल पॉलिजिनी कहते हैं। बहनें की आदमी से? अच्छा। हाँ, लेकिन भाई आमतौर पर 2 बहनों से शादी करने से बचते हैं। वो क्यों? शायद इसके पीछे इनहेरिटेंस को लेकर होने वाले पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स या घर में बहनों के बीच तनाव अवॉइड करने का लॉजिक हो सकता है। खैर, और नॉर्दर्न कुनबीज में लेवरेज होता है, छोटे भाई से भाभी की शादी, जैसा हमने पहले बात की। और एक बात, एक्सचेंज मैरिजेस यानी परिवारों के बीच लड़के लड़की का आदान प्रदान, जिसे आटा साटा भी कहते हैं कई जगह, मतलब एक ही साथ एक घर से बेटी लेना और उसी घर में बेटी देना, इसे जनरली अवॉइड किया जाता है। वाओ, महाराष्ट्र तो सच में नॉर्थ और साउथ का एक जबरदस्त संगम है किनशिप रूल्स में। देवा का सिस्टम, मैटरनल क्रॉस कजिन प्रेफरेंस, स्टेटस फ्लूइडिटी और इंटरनल हायरार्कीज, ये सब इसे काफी यूनिक बनाते हैं। चलिए आखिर में उड़ीसा की बात करते हैं। यहाँ तो ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफी है। इसका क्या असर पड़ता है किनशिप सिस्टम्स पे? हाँ, ओडिशा में एक बड़ा हिस्सा ट्राइबल कम्युनिटीज का है और जाहिर है उनका किनशिप सिस्टम मैदानी इलाकों के कास्ट बेस्ड सिस्टम से काफी अलग हो सकता है। यहाँ गोंड्स, ओराउंस, कॉन्ड्स जैसे प्रमुख ट्राइबल समूह हैं जो ड्रिविडियन भाषाएं बोलते हैं, जैसे गोंडी, कुई, कुरुक। अच्छा, ड्रिविडियन लैंग्वेजेस। हाँ, और उनका किनशिप सिस्टम भी ड्रिविडियन लोगों जैसा है, जिसमें क्रॉस कजिन मैरिज आम हो सकती है और लीनिएज ट्रेसिंग के अपने तरीके होते हैं। वहीं मुंडा, बॉन्डो और कुछ सौरा लोग हैं, वो मुंडरी भाषाएं बोलते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की हैं। उनका अपना अलग लिंग्विस्टिक और कल्चरल स्फीयर है और उनके किनशिप रूल्स भी अलग हो सकते हैं। तो काफी डाइवर्सिटी है ट्राइबल ग्रुप्स में भी। और जो उड़िया बोलने वाले हिंदू कास्ट्स हैं, उनका सिस्टम कैसा है? क्या वो नॉर्थ जैसा है या उसमें भी लोकल फ्लेवर है? जो ओरिया बोलने वाले हिंदू कास्ट्स हैं, उनमें कास्ट डिविजन्स मोटे तौर पर नॉर्दर्न रीजन्स जैसे ही हैं। ब्राह्मण, करण,
जो कयास्थास के समकक्ष माने जाते हैं, खंडाइत, योद्धा जमींदार जाति, चासा, किसान, गौड़ा, ग्वाले और विभिन्न आर्टिसन और सर्विस कास्ट्स। बस नाम थोड़े अलग हो सकते हैं और लोकल हायरार्की थोड़ी भिन्न हो सकती है। सोर्स ये भी बताता है कि ओडिशा के ब्राह्मण्स के बारे में माना जाता है कि वे इतिहास में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों से आए इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा, तो बाहर से आकर बसे लोगों ने भी यहाँ के सोशल फैब्रिक को इन्फ्लुएंस किया है? बिल्कुल, ये माइग्रेशन पैटर्न्स भी किनशिप और सोशल स्ट्रक्चर को शेप करते हैं, क्योंकि माइग्रेंट्स अपने साथ अपने नियम कायदे लेकर आते हैं जो फिर लोकल कस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, बदलते हैं। सही है। और यहाँ शादी के नियम क्या क्रॉस कजिन मैनेज होती है ओडिया कास्ट्स में? यहाँ भी वेरिएशन है, कोई एक रूल नहीं है। जैसे आरण्यका ब्राह्मण्स और करन्स क्रॉस कजिन मैरिज नहीं करते, वो नॉर्दर्न पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एग्रीकल्चरल कास्ट्स करती हैं, कुछ नहीं। मतलब कास्ट और रीजन के हिसाब से नियम बदलते हैं। और गरीब तबकों में, खासकर निचली जातियों में, जूनियर लिविरेट यानी पति के छोटे भाई से शादी ये पाया जाता है, जो शायद आर्थिक सुरक्षा और परिवार की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने की जरूरत से जुड़ा हो। तो उड़ीसा में भी महाराष्ट्र की तरह आपको नॉर्थ और साउथ के एलिमेंट्स का मिश्रण मिलेगा। साथ ही ट्राइबल सिस्टम्स का प्रभाव भी रहेगा, खासकर उन इलाकों में जहां ट्राइबल और नॉन ट्राइबल आबादी साथ रहती है या इंटरैक्ट करती है। तो देखा, सेंट्रल इंडिया में किनशिप कितनी कॉम्प्लेक्स और रीजन स्पेसिफिक है। मतलब हर जगह का अपना अलग ही हिसाब है। राजस्थान के वो फ्यूडल स्ट्रैटस और वंश की शुद्धता वाला चक्कर, फिर गुजरात के वो अनोखे मैरिज साइकिल्स, महाराष्ट्र का वो यूनिक देवा का सिस्टम और नॉर्थ साउथ का ब्लेंड, और उड़ीसा की ट्राइबल और कास्ट डाइवर्सिटी। हर जगह अपने नियम, अपनी मान्यताएं और अपनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, नॉर्थ का असर तो है, साउथ का भी है और लोकल कस्टम्स तो हैं ही। सब मिलकर एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। ये नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि शादी कैसे होगी। नहीं, ये दिखाते हैं कि समाज कैसे स्ट्रक्चर्ड है, पावा कहाँ है, इतिहास का क्या असर रहा है, जैसे रूलिंग क्लास की हिस्ट्री या माइग्रेशन का असर, और लोगों की आइडेंटिटी कैसे बनती है। क्लैन से, देवाका से, स्टेटस से, रीजन से बहुत कुछ पता चलता है। एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि ये रूल्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, इनमें बदलाव भी आते रहे हैं। और आज के दौर में तो अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, इन सब के साथ ये नियम और तेजी से बदल रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं। सही बात है। ये जानना फैसिनेटिंग है कि कैसे ये सदियों पुरानी व्यवस्थाएं आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं और साथ ही साथ बदल भी रही हैं। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते चर्चा करते हैं दक्षिण भारत में नातेदारी पर। किनशिप इन साउथ इंडिया, यहाँ का सिस्टम सुना है काफी अलग है नॉर्थ से। हाँ बिल्कुल, साउथ इंडिया का किनशिप सिस्टम वाकई बहुत दिलचस्प है, काफी कॉम्प्लेक्स भी। जैसा आपने कहा, उत्तर भारत से कई मायनों में अलग। ऊपरी तौर पर शायद कुछ चीजें एक जैसी लगें, पर अंदर जाएं तो काफी फर्क है। तो अपने सोर्सेस के हिसाब से दक्षिण भारत में हम मोटे तौर पे 5 क्षेत्र देखते हैं: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कुछ मिक्स लैंग्वेज वाले इलाके भी हैं। ज्यादातर तो पैट्रिलिनियल और पैट्रिलोकल सिस्टम ही चलता है, मतलब वंश पिता से और शादी के बाद लड़की पति के घर। ये तो सुनने में काफी हद तक उत्तर भारत जैसा ही है। हाँ, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग ये डोमिनेंट पैटर्न तो है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मालाबार की कुछ जातियों में आपको बिल्कुल वैसी ही पैट्रिलिनियल और पैट्रिलोकल जॉइंट फैमिली मिलेगी जैसी नॉर्थ इंडिया में होती है। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होते हैं। अच्छा, क्या ट्विस्ट है? सबसे बड़ा ट्विस्ट है कुछ समुदायों में मैट्रिलिनियल और मैट्रिलोकल सिस्टम का पाया जाना। ये नॉर्थ इंडिया से एकदम अलग है। मैट्रिलिनियल और मैट्रिलोकल मतलब वंश माँ से चलेगा और शादी के बाद पति रहेगा पत्नी के घर। ये कौन से समुदाय हैं और ये सिस्टम काम कैसे करता है? सुनने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, ये काफी यूनिक है। केरल के नायर्स हैं, त्यान्स हैं, मलाबार के कुछ मोपला और कनारा जिले के बंद समुदाय, ये इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इनमें मैट्रिलिनियल डिसेंट है, यानी वंश माँ के नाम से चलता है, और मैट्रिलोकल रेजिडेंस है,
मतलब पति पत्नी के घर रहता है। और इस फैमिली स्ट्रक्चर का एक खास नाम भी है, थारवाड़। थारवाड़, इंटरेस्टिंग नाम है। ये स्ट्रक्चर होता कैसा है? मतलब एक टिपिकल थारवाड़ में कौन कौन लोग होते हैं, और पति पति कहाँ फिट होता है इस सब में? थारवाड़ आप समझिए एक मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली है। इसमें एक महिला होगी, उसके भाई बहन, उसके अपने बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों, और उसकी बहनों के बच्चे भी, मतलब बहन के बेटे और बेटियां। ओके। और सबसे क्रूशियल बात यह है, इसमें कोई भी एफिनल रिश्तेदार यानी शादी से बना रिश्तेदार जैसे पति या पत्नी के परिवार वाले वो मेंबर नहीं होते। पुरुषों के बच्चे मतलब बेटों के बच्चे वो थरवाड़ का हिस्सा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वंश तो माँ से चल रहा है। अरे बाप रे, मतलब पति थरवाड़ का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर उसका रोल क्या होता था, और बच्चों का पिता से क्या रिश्ता रहता था फॉर्मली? एग्जैक्टली। नायरों के जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे उनमें पति का थरवाड़ में कोई परमानेंट जगह नहीं थी। वो एक तरह से विजिटिंग हस्बैंड जैसा होता था, आता जाता रहता था। विजिटिंग हस्बैंड? हाँ। और सबसे स्ट्राइकिंग बात, थरवाड़ में वो जो टिपिकल पिता पुत्र वाला अथॉरिटी वाला रिश्ता होता है ना, जो हम पेट्रीलिनियल परिवारों में देखते हैं, वैसा कोई एस्टैब्लिश्ड रिश्ता होता ही नहीं था। बच्चों की पहचान, उनके प्रॉपर्टी राइट्स, सब कुछ माँ के लीनेज से जुड़ा होता था। पिता की भूमिका बायोलॉजिकल हो सकती थी, पर सोशली और लीगली वो माँ के परिवार यानी थरवाड़ का हिस्सा नहीं माने जाते थे। वाओ, ये तो फैमिली डायनामिक्स को बिल्कुल ही मतलब पूरी तरह से बदल देता है। नॉर्थ इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम से तो एकदम 180 डिग्री अलग। अच्छा, सोर्सेज में ये भी लिखा है कि साउथ में पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी या पॉलीगेमी भी प्रैक्टिस होती थी। हाँ बिल्कुल, साउथ इंडिया में ये किनशिप सिस्टम्स में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कुछ खास समुदायों में पॉलीएंड्री यानी एक महिला के एक से ज्यादा पति, इसकी प्रैक्टिस मिलती है, और कई समुदायों में पॉलीजीनी मतलब एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां या पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, ये भी अलाउड है। तो ये दिखाता है कि कोई एक साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम जैसा कुछ नहीं है, बल्कि रीजनल और कम्युनिटी के हिसाब से बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ये बात तो है। अच्छा, जैसे नॉर्थ इंडिया में गोत्र सिस्टम होता है जो तय करता है कि शादी किसके बीच हो सकती है, किसके नहीं, क्लैन एक्सोगमी जिसे कहते हैं। क्या साउथ में भी ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है एक्सोगेमस क्लैन्स का, मतलब अपने क्लैन के अंदर शादी नहीं करनी, बस नाम अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज में अलग अलग मिलते हैं। जैसे सोर्सेज बताते हैं, कर्नाटक में इसे बिड़ागू, दिड़ाग या बाली कहते हैं। बिड़ागू, बाली, ओके। हाँ, फिर नीलगिरी के कोटाज हैं, वो इसे कैरी कहते हैं। तमिलनाडु के कोटाई वेलाल्स इसे किलाई कहते हैं। आंध्र के कोयाज इसे गोट्टा और कुरुबाज इसे गुम्पू कहते हैं। कुछ तेलुगु लोग इंटीपेरू भी कहते हैं और मलयाली इसे इल्लोम कहते हैं। त्रावणकोर में वेली कहा जाता है। और हाँ, गोत्र शब्द भी काफी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। अरे वाह, इतने सारे नाम। क्या इन क्लैन्स के कोई सिंबल्स वगैरह भी होते हैं? नॉर्थ में तो अक्सर ऋषियों के नाम पर गोत्र होते हैं। साउथ में इन क्लैन्स के सिंबल्स ज्यादातर आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या चीजें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं टोटेमिज्म की तरफ इशारा करता है। जैसे सोर्सेज में उदाहरण दिए हैं चांदी, सोना, कुल्हाड़ी, हाथी, सांप, चमेली का फूल, पत्थर वगैरह वगैरह। ये सिंबल उस क्लैन की पहचान का हिस्सा होते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब शादी के नियमों पर आते हैं। नॉर्थ से मेन डिफरेंस क्या है? मैंने सुना है नॉर्थ इंडिया में विलेज एक्सोगमी बहुत कॉमन है, मतलब अपने गांव में शादी नहीं करते। क्या साउथ में भी ऐसा ही है? नहीं, यही एक बड़ा फर्क आ जाता है। नॉर्थ इंडिया में खासकर मैदानी इलाकों में अपने गांव में शादी न करना, विलेज एक्सोगमी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नियम है। लेकिन साउथ इंडिया में ये जरूरी नहीं है। यहाँ एक ही गांव में अलग अलग क्लैन्स के लोग रह सकते हैं और उनके बीच शादियां हो सकती हैं। सोर्सेज में गोंड जनजाति का उदाहरण दिया है जिनमें विलेज एक्सोगमी नहीं होती। अच्छा। साउथ में जो मेन प्रिंसिपल है वो है क्लैन एक्सोगमी, यानी अपने क्लैन, चाहे वो इल्लोम हो, वेली हो, बाली हो, उससे बाहर शादी करनी है। तो जाति के अंदर कई एक्सोगमस क्लैन्स होते हैं। ये तो नॉर्थ जैसा ही है, पर वो गांव वाला जो बंधन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन सोर्स में एक और बात लिखी है, स्मॉलर सर्कल्स ऑफ एंडोगैमस यूनिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? क्लैन एक्सोगमी भी है और फिर ये एंडोगैमस यूनिट भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये थोड़ा सटल पॉइंट है।
देखिए, होता क्या है कि क्लैन एक्सोगमी का रूल तो है, उसे फॉलो भी करते हैं, पर प्रैक्टिस में कई बार ये देखा जाता है कि एक ही जाति के अंदर कुछ परिवारों का एक छोटा इनफॉर्मल सा ग्रुप बन जाता है जो प्रेफर करते हैं कि बेटियों का लेन देन, मतलब एक्सचेंज ऑफ डॉटर्स, उन्हीं के बीच होता रहे। अच्छा। टेक्निकली तो वो अलग क्लैन्स में ही शादी कर रहे होते हैं, रूल ब्रेक नहीं कर रहे, पर इफेक्टिवली वो एक छोटे सर्कल में ही रिश्तेदारी को और मजबूत बना रहे होते हैं। आप सोचिए, जैसे एक बड़े कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, ये हो गए क्लैन्स। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से ज्यादा घुलते मिलते हैं और प्रोजेक्ट पार्टनर्स भी उन्हीं को चुनते हैं। ये हो गई एंडोगैमस टेंडेंसी। ये रिश्तों को और कंसोलिडेट करता है। समझ गया? मतलब रूल तो एक्सोगैमी का, पर टेंडेंसी एंडोगैमी की। ये तो बड़ा स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। और साउथ इंडिया की एक और बहुत फेमस चीज है प्रेफरेंशियल मैरिजेस, मतलब कुछ खास रिश्तेदारों से शादी को प्रायोरिटी दी जाती है। एग्जैक्टली ये साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम का एक डिफाइनिंग फीचर है, आप कह सकती हैं। यहाँ क्रॉस कजिन मैरिज बहुत कॉमन है और प्रिफर्ड भी है, यानी मामा की बेटी मदर्स ब्रदर्स डॉटर MBD और बुआ की बेटी फादर सिस्टर्स डॉटर FSD से शादी करना, इसे सोशली अप्रूव्ड और डिजायरेबल माना जाता है। क्रॉस कजिन मैरिज तो फिर भी सुना है, एंथ्रोपोलॉजी में काफी चर्चा होती है इसकी। लेकिन सोर्सेज में एक और बात लिखी है जो नॉर्थ इंडियन नजरिए से देखें तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। अपनी सगी बड़ी बहन की बेटी, एल्डर सिस्टर्स डॉटर, से भी शादी का रिवाज, मतलब मामा भांजी की शादी। ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मटर्नल अंकल नीस मैरिज, यानी मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है, स्पेसिफिकली बड़ी बहन की बेटी से। ये प्रैक्टिस साउथ इंडिया की कई कम्युनिटीज़ में पाई जाती है, और जैसा आपने कहा नॉर्थ इंडिया में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता, इसे इंसेस्ट माना जाएगा। पर क्यों साउथ में ये इतना कॉमन क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या फायदे देखे जाते हैं इसमें? देखिए, इसके पीछे कई मिले जुले लॉजिक काम करते हैं। एक जो मेन आइडिया है वो है क्लैन की यूनिटी और सॉलिडारिटी बनाए रखना। दूसरा, बेटियों के आदान प्रदान को प्रमोट करना ताकि रिश्तेदारी क्लोज नेट रहे, फैली हुई ना हो। तीसरा, प्रॉपर्टी को फैमिली सर्कल के अंदर ही रखना। अब सोचिए, क्रॉस कजिन मैरिज में अगर आपने अपनी बेटी अपने साले के बेटे को दी, जो आपकी बेटी का MBD हुआ, तो बहुत चांस है कि आपका साला अपनी बेटी आपके बेटे को दे, जो आपके बेटे की FSD हुई। इससे परिवारों के बीच बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, रेसिप्रोसिटी बढ़ती है। अंकल नीस मैरिज में भी शायद यही लॉजिक है कि बेटी परिवार के ही जाने पहचाने ट्रस्टेड सर्कल में जा रही है, प्रॉपर्टी बाहर नहीं जा रही। ये एक तरह की सोशल कंसोलिडेशन की पॉलिसी है। इंटरेस्टिंग लॉजिक। रिश्तों को कंसोलिडेट करने का एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका लगता है ये। लेकिन क्या कोई टैबूज भी हैं? मतलब किससे शादी बिल्कुल मना है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे अपनी छोटी बहन की बेटी से शादी करना टैबू है। लेविरेट यानी पति की मृत्यु के बाद देवर से शादी, ये भी साउथ में कॉमन नहीं है, जबकि नॉर्थ की कुछ कम्युनिटीज़ में ये प्रैक्टिस मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोक है पैरेलल कजिन से शादी पर, यानी चाचा के बच्चे या मौसी के बच्चे से शादी नहीं हो सकती। सिर्फ क्रॉस कजिन्स, मामा या बुआ के बच्चे से ही शादी या तो परमिसिबल है या प्रेफर्ड है। तो ये जो क्रॉस कजन और अंकल नीस मैरिजेस हैं, इनसे रिश्तों में बड़ा ओवरलैप हो जाता होगा। मतलब जो रिश्तेदार पहले कजन था वो अब स्पाउस भी है, या जो नीस थी वो अब वाइफ है। इसे मैनेज कैसे करते हैं लोग? एग्जैक्टली यही होता है, इससे डबल रिलेशनशिप्स बनते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि शादी के बाद जो स्पाउस वाला रिश्ता है वो प्राइमरी हो जाता है, और जो कजिन या नीस वाला रिश्ता था वो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन वो पुराना रिश्ता बैकग्राउंड में रहता तो है ही, जिससे रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्स और शायद ज़्यादा इंटीमेट भी हो जाते हैं। आप सोचिए, आपकी वाइफ आपकी कजिन भी है, तो फैमिली गैदरिंग्स में डायनामिक्स कितने अलग होंगे। बिल्कुल। तो अगर नॉर्थ और साउथ के किनशिप सिस्टम्स को कंपेयर करें तो मेन डिफरेंसेस क्या निकल कर आते हैं? सोर्सेज एक फंडामेंटल डिफरेंस की बात करते हैं, फैमिली ऑफ बर्थ और फैमिली ऑफ मैरिज के बीच के भेद को लेकर। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। नॉर्थ इंडिया में ये भेद बिल्कुल साफ होता है, शार्प होता है। एक लड़की के लिए उसका मायका फैमिली ऑफ बर्थ और उसका ससुराल फैमिली ऑफ मैरिज दो बिल्कुल अलग दुनियाएं होती हैं, अक्सर जियोग्राफिकली भी काफी दूर होती हैं। साउथ में इन्हीं प्रेफरेंशियल मैरिजेस की वजह से ये डिस्टिंक्शन काफी हद तक धुंधला हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि आप अक्सर अपने करीबी रिश्तेदारों में ही शादी कर रहे होते हैं, जो पहले से ही आपके किनशिप नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो आपका मायका और ससुराल उतने सेपरेट वर्ल्ड्स नहीं होते। किनशिप नेटवर्क ओवरलैप करता है, रिश्तेदार कॉमन होते हैं। और टर्मिनोलॉजी,
रिश्तों को बुलाने के नामों में भी फर्क है। ये तो डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता होगा। बिल्कुल, टर्मिनोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क अंडरलाइंग किनशिप स्ट्रक्चर को दिखाता है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि खून के रिश्तेदारों, ब्लड रिलेटिव्स या कंसैंग्विनल, और शादी से बने रिश्तेदारों, अफिनल रिलेटिव्स के लिए आमतौर पर अलग-अलग शब्द होते हैं। जैसे पिता की बहन बुआ या फूफी हैं और उनके पति फूफा हैं, माँ का भाई मामा है और उनकी पत्नी मामी है। ये अलग कैटेगरीज हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन साउथ इंडिया में खासकर जो द्रविडियन किनशिप टर्मिनोलॉजी है, उसमें अक्सर एक ही शब्द खून और शादी दोनों तरह के रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल होता है। सोर्सेज में अत्तय का उदाहरण दिया है। ये शब्द पिता की बहन, फादर सिस्टर, जो खून का रिश्ता है, के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और माँ के भाई की पत्नी यानी मामी, जो शादी का रिश्ता है, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, एक ही शब्द दोनों के लिए? हाँ, इसी तरह मामा शब्द माँ के भाई, मदर्स ब्रदर, खून का रिश्ता के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और पिता की बहन के पति, फादर सिस्टर्स हस्बैंड यानी फूफा, शादी का रिश्ता के लिए भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो क्रॉस कजिन मैरिज पैटर्न्स है ना, वो इन पोजीशंस को स्ट्रक्चरली बराबर बना देते हैं। साउथ में एफिनल रिश्तेदारों के लिए कोई बिल्कुल अलग सेट ऑफ टर्म्स नहीं होते। ये दिखाता है कि वहाँ खून और शादी से बने रिश्तों को उतना शार्पली अलग करके नहीं देखा जाता। और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि साउथ में सेम रिलेटिव्स अपीयर इन 2 सक्सेसिव जनरेशंस। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो और भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, ये भी उसी क्रॉस कजिन या अंकल नीस मैरिज का नतीजा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी शादी आपके MBD से हुई। ठीक। तो आपके बच्चे आपकी पत्नी को माँ कहेंगे, और आपकी पत्नी के पिता, जो आपके मामा भी हैं, को क्या कहेंगे? नाना कहेंगे। हाँ, नाना। लेकिन वही व्यक्ति यानी आपके मामा, आपकी जनरेशन में आपके मामा मदर्स ब्रदर भी तो हैं। तो एक ही इंसान आपकी जनरेशन में भी रिश्तेदार है और आपके बच्चों की जनरेशन में भी मदर्स फादर के तौर पर। ये ओवरलैप नॉर्थ इंडियन सिस्टम में नहीं होता, जहां जनरेशन ज्यादा क्लियरली सेपरेटेड होती हैं टर्म्स में भी। बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि साउथ इंडियन किनशिप में जनरेशन का कॉन्सेप्ट उतना सेंट्रल नहीं है जितना नॉर्थ में है? बिल्कुल सही पकड़ा। साउथ की किनशिप टर्मिनोलॉजी जनरेशन के प्रिंसिपल पर उतनी स्ट्रांगली बेस्ड नहीं है जितनी नॉर्थ की है। नॉर्थ में दादा दादी की जनरेशन, माता पिता की जनरेशन, अपनी जनरेशन, बच्चों की जनरेशन, ये भेद बहुत क्लियर होते हैं, शब्दों में भी। साउथ में किसी रिश्तेदार को क्लासिफाई करने का प्राइमरी आधार अक्सर उम्र होता है, ईगो के रिलेशन में। ईगो मतलब? ईगो मतलब वो व्यक्ति जिसके नजरिए से हम रिश्ता देख रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या वो रिश्तेदार ईगो से उम्र में बड़ा है या छोटा। जनरेशन का रेफरेंस सेकेंडरी हो जाता है। अच्छा, तो क्या भाई बहन के लिए भी कोई कॉमन शब्द नहीं है, बल्कि उम्र के हिसाब से है? हाँ, द्रविडियन भाषाओं में जो साउथ इंडिया में ज्यादातर बोली जाती हैं, आमतौर पर भाई या बहन के लिए एक सिंगल शब्द नहीं होता, बल्कि बड़ा भाई, बड़ी बहन और छोटा भाई, छोटी बहन के लिए स्पेसिफिक शब्द होते हैं। उम्र का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्सेस कुछ और भी चौंकाने वाले उदाहरण देते हैं जहां शब्द जनरेशन की लाइंस को क्रॉस करते हैं। जैसे पिता और बड़े भाई दोनों के लिए कहीं कहीं अन्ना या अय्या इस्तेमाल हो सकता है। क्या आप बात कर रहे हैं? पिता और बड़े भाई के लिए एक ही शब्द? हाँ, 2। इसी तरह माँ और बड़ी बहन के लिए आई। 3। छोटे भाई और बेटे के लिए पिरकल। और 4। छोटी बहन और बेटी के लिए पिन्नावल। ये कैसे संभव है? मतलब पिता और बड़ा भाई एक कैसे हो गए? फ्रेंड्स पॉइंट है, बाकी सब लोग मुझसे बड़े हैं या छोटे, इस आधार पर रैंक होते हैं और एड्रेस किए जाते हैं। तो उम्र का जो पदानुक्रम है वो अक्सर जनरेशन के पदानुक्रम पर हावी हो जाता है टर्मिनोलॉजी में। वाह, उम्र जनरेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साउथ इंडिया के मैरिज रूल्स को अगर हम संक्षेप में कहें तो क्या की पॉइंट्स होंगे? ठीक है, साउथ इंडियन मैरिज रूल्स को समराइज करते हैं। पहला, क्लैन एक्सोगैमी। शादी अपने एक्सोगैमस स्किन ग्रुप जैसे बल्ली, बिगाड़ू, किलाई, इल्लुम के बाहर करनी है। दूसरा, प्रेफरेंशियल मैरिज। क्रॉस कजिन, MBD, FSD और अंकल नीस, बड़ी बहन की बेटी मैरिज को प्राथमिकता दी जाती है। पैरेलल कजिन मैरिज टैबू है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। बेटियों का आदान प्रदान, एक्सचेंज पसंद किया जाता है, अक्सर तुरंत या करीबी दायरे में रेसिप्रोसिटी।
चौथा, एज कंसिडरेशन। लड़की की शादी आइडियली ऐसे व्यक्ति से हो जो उसके ग्रुप में उससे बड़ा हो पर उसके पेरेंट्स से छोटा हो। प्रेफर्ड पार्टनर्स में अक्सर बड़े मेल क्रॉस कजिन्स होते हैं। एक आदमी अपनी छोटी फीमेल क्रॉस कजिन से या अपनी बड़ी बहन की बेटी से शादी कर सकता है। और पांचवा, रिजल्ट। इससे रेसिप्रोकल रिश्ते बनते हैं, किनशिप नेटवर्क बहुत घना हो जाता है और टर्मिनोलॉजी भी इसी रेसिप्रोसिटी को दिखाती है। और फेमस सोशियोलॉजिस्ट लुई डूमॉन्ट ने साउथ इंडियन सिस्टम के बारे में क्या मुख्य बातें बताई हैं? उन्होंने भी काफी काम किया इस पर। हाँ, डूमॉन्ट ने कुछ की फीचर्स हाईलाइट किए थे जो इस सिस्टम को समझने में मदद करते हैं। एक, पहला, इमीडिएट एक्सचेंज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट एक्सचेंज, मतलब बेटियों का लेन देन जल्दी और करीबी दायरे में। दूसरा, सोशल कंसोलिडेशन की पॉलिसी, अ पॉलिसी ऑफ सोशल कंसोलिडेशन। ये मैरिज प्रैक्टिस समाज को टाइट रखती हैं। ओके। तीसरा, रिश्तेदारों का एक छोटे से इलाके में जमावड़ा, अ क्लस्टरिंग ऑफ किन ग्रुप्स इन अ नैरो एरिया, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों में शादी हो रही है। चौथा, खून और शादी के रिश्तेदारों में कोई बहुत स्पष्ट भेद नहीं, नो शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन किन बाय ब्लड एंड किन बाय मैरिज, जैसा हमने टर्मिनोलॉजी में देखा। पांचवा, और पांचवा, समाज में महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता, खासकर मैट्रिलिनियल ग्रुप्स में, पर आमतौर पर भी कुछ नॉर्थ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले महिलाओं को शायद थोड़ी ज्यादा आज़ादी या अलग तरह के रोल्स मिलते हैं। कमाल की कॉम्प्लेक्सिटी है सर। साउथ इंडिया तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है किनशिप के मामले में। चलिए अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न जोन के बारे में सोर्सेस क्या बताते हैं? ये जोन ज्योग्राफिकली और कल्चरली कैसा है? बिल्कुल, ईस्टर्न जोन जैसा सोर्सेज बताते हैं, साउथ की तरह उतना कॉम्पैक्ट या ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ नॉर्थ इंडियन भाषाओं के अलावा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं जैसे मुंडारी और मोन खमेर बोलने वाले ग्रुप्स भी रहते हैं। मुख्य समुदायों में सोर्सेज कोरकू, असामी, खासी वगैरह का जिक्र करते हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं जिनकी किनशिप सिस्टम्स काफ़ी अलग हैं। तो यहाँ के किनशिप सिस्टम्स कैसे हैं? पहले मुंडारी भाषा बोलने वाले ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे हो और संथाल। सभी मुंडारी भाषी ग्रुप्स जैसे हो और संथाल पैट्रिलिनियल और पैट्रीलोकल हैं, यानी वंश पिता से और रहना पति के घर। इनमें क्रॉस कजिन मैरिज होती है, पर सोर्सेज एक इंटरेस्टिंग कंडीशन बताते हैं, जब तक लड़की की माँ का भाई यानी मामा या लड़के के पिता की बहन यानी बुआ जीवित हैं, तब तक उनके बच्चों से शादी नहीं कर सकते। शायद ये सम्मान दिखाने का एक तरीका हो। अच्छा, ये तो यूनिक कंडीशन है। क्या सभी मुंडारी ट्राइब्स में क्रॉस कजिन मैरिज होती है? नहीं, जरूरी नहीं। सोर्सेज में वेरियर एल्विन का जिक्र है बॉन्डो जनजाति के बारे में। उनमें क्रॉस कजिन मैरिज पर कोई फॉर्मल टैबू तो नहीं है, पर यह प्रैक्टिस ज्यादा कॉमन नहीं है। उनमें अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए यूथ डॉर्मेटरीज का सिस्टम होता है और उनके प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स को लेकर अपने यूनिक नॉर्म्स हैं। यूथ डॉर्मेटरीज, ये क्या होता है? ये ट्राइबल सोसाइटीज में पाया जाने वाला एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है जहां अविवाहित युवा रहते हैं, सीखते हैं और सोशलाइज करते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि बॉन्डो में कभी-कभी डॉर्मेटरी रिलेशनशिप्स शादी में बदल जाते हैं, पर अक्सर शादी वाला साथी डॉर्मेटरी वाले साथी से अलग होता है। शादी के लिए अलग रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं शादी के? ये सभी ग्रुप्स एक्सोगैमस टोटेमिस्टिक क्लैन्स में बटे होते हैं, मतलब अपने क्लैन से बाहर शादी करनी होती है। साथ ही करीबी रिश्तेदारों जैसे फर्स्ट कजिन्स के दायरे से बाहर शादी करनी होती है। यहाँ फर्स्ट कजिन शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्पेसिफिक नहीं किया कि क्रॉस या पैरेलल। शादी के लिए वधू मूल्य, ब्राइड प्राइस, दिया जाता है या तो कैश या काइंड में, या फिर दूल्हे द्वारा लड़की के पिता के घर में कुछ समय तक सेवा करके। और फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या यहाँ भी जॉइंट फैमिली का सिस्टम है? नहीं, और यही एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है बाकी इंडिया के डोमिनेंट पैटर्न से। मुंडारी ग्रुप्स में शादी के बाद कपल अपना अलग घर बनाता है, इसे न्यू लोकल रेसिडेंस कहते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर वो अपने छोटे भाई या विधवा माँ को साथ रख सकते हैं, पर वो टिपिकल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ नहीं मिलता। तो फिर क्लैन सॉलिडारिटी कैसे मेंटेन होती है? पैट्री क्लैन की जो एकजुटता है वो कॉमन पूर्वजों की पूजा और एक ही इलाके में रहने से कॉमन टेरिटरी या रेजिडेंस पैटर्न से बनाए रखते हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, पर रहते इंडिपेंडेंटली अपनी न्यूक्लियर फैमिली में हैं। बहुत अलग। अब बात करते हैं खासी जनजाति की,
जो असम में है और मोन खमेर भाषा बोलते हैं, इनके बारे में क्या खास है? खासी लोग मैट्रिलिनियल हैं, जैसे हमने साउथ में नायर्स के बारे में सुना था, लेकिन उनका मैट्रिलिनियल सिस्टम नायर से काफी अलग है। नायर्स में ट्रेडिशनल मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली थरवार थी और पति विजिटिंग होते थे। खासी लोगों में भी मैट्रिलिनियल डिसेंट ग्रुप, जिससे KUR कहते हैं, महत्वपूर्ण है। कॉमन पूजा होती है, कॉमन कब्रिस्तान होता है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी एक साथ अपने घर में रहते हैं, आमतौर पर पत्नी के गांव या घर के पास, जिसे यूजो लोकल रेजिडेंस कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पति साथ रहता है, विजिटर नहीं। मैट्रिलिनियल है तो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसे होता है? हाँ, मैट्रिलिनियल होने के कारण प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती है, और खास तौर पर सबसे छोटी बेटी, यंगेस्ट डॉटर को, जिसे कखडू कहते हैं। उसकी स्पेशल जिम्मेदारी होती है फैमिली रिचुअल्स और प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की। विधवा को आधा हिस्सा मिल सकता है अगर वो दोबारा शादी न करने का फैसला करें। और इस सिस्टम में पुरुषों की पोजीशन कैसी होती है? सोर्सेस एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। कहते हैं कि खासी सोसाइटी में एक पति की पोजीशन कुछ हद तक वैसी होती है जैसी एक हिंदू पैट्रिलिनियल फैमिली में एक नई बहू की होती है, मतलब थोड़ी सबऑर्डिनेट, एक तरह से आउटसाइडर। अच्छा, हाँ, लेकिन एक क्रूशल डिफरेंस है। हिंदू बहू को शादी के बाद पति की फैमिली में शामिल कर लिया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, वो उसकी मेंबर बन जाती है। जबकि खासी पति हमेशा अपनी पत्नी के क्लैन के लिए एक स्ट्रेंजर ही रहता है, वो उसका मेंबर कभी नहीं बनता। उसकी प्राइमरी लॉयल्टी अपने मैट्रिलिनियल ग्रुप की तरफ रहती है। तो जाहिर है महिलाओं का स्टेटस और फ्रीडम काफी हाई होगा। बिल्कुल, खासी समाज में महिलाओं को काफी ज्यादा स्वतंत्रता, कंसिडरेबल फ्रीडम और ऊंचा दर्जा, हाई स्टेटस प्राप्त है। तलाक होने पर बच्चे नेचुरली माँ के पास ही रहते हैं, क्योंकि वंश माँ से ही चलता है। और खासी लोगों में शादी के नियम क्या है? क्लैन एक्सोगामी तो होगी ही। हाँ, खासी में क्लैन एक्सोगेमी सख्ती से फॉलो होती है। पैरेलल कजिन्स, जैसे मदर सिस्टर्स चिल्ड्रन, क्योंकि फादर्स ब्रदर्स चिल्ड्रन तो पिता के क्लैन के होंगे, से शादी अलाउड नहीं है। इंटरेस्टिंगली, क्रॉस कजिन मैरिज जैसे मदर्स ब्रदर्स चिल्ड्रन से भी बहुत रेयर है, प्रैक्टिकली होती ही नहीं है। तो कुल मिला के देखें, पूरे भारत में किनशिप सिस्टम्स में जबरदस्त विविधता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर जगह यूनिक पैटर्न्स। लेकिन क्या इन सब में कुछ कॉमन धागे भी हैं, कुछ कॉमन थीम्स? बिल्कुल है। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद सोर्सेज ये पॉइंट आउट करते हैं कि पूरे इंडिया में किनशिप नॉर्म्स और वैल्यूज में कठोरता, रिजिडिटी और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स देखने को मिलता है। ये हमें कहाँ दिखता है? तलाक और विधवा पुनर्विवाह के नियमों में, कहीं सख्त मनाही, कहीं इजाजत, कहीं शर्तों के साथ। इंसेस्ट टैबूज में कौन करीबी रिश्तेदार है, ये परिभाषा बदलती रहती है। जातिगत अंतर्विवाह, कास्ट एंडोगमी, अपनी जाति में शादी, ये काफी फैला हुआ है। और क्लैन बहिर्विवाह, क्लैन एक्सोगमी, अपने क्लैन गोत्र से बाहर शादी, ये भी बहुत कॉमन है। परहेज के नियम, रूल ऑफ अवॉइडेंस, किन रिश्तेदारों से पर्दा या दूरी रखनी है, परिवार की संरचना, फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट, न्यूक्लियर और भी वेरिएशंस, वंश और निवास की व्यवस्था, सिस्टम्स ऑफ लिनिएज एंड रेजिडेंस, पैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल, न्योलोकल वगैरह, अधिकार प्रणाली, अथॉरिटी सिस्टम, पैट्रियार्कल, मैट्रिलिनियल प्रभाव, और उत्तराधिकार और संपत्ति का वारिस, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के नियमों में। इन सब में हमें कहीं स्ट्रिक्ट रूल्स दिखेंगे तो कहीं सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी। और आज के बदलते भारत में मॉडर्नाइजेशन के दौर में किनशिप की रेलेवेंस क्या है? क्या ये सिस्टम्स खत्म हो रहे हैं? सोर्सेज का कहना है कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन के बावजूद किनशिप आज भी इंडियन सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मोबिलाइजेशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इलेक्शंस हों, बिजनेस नेटवर्क्स हों या रोजमर्रा की जिंदगी के सपोर्ट सिस्टम्स, किनशिप टाइज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि यही किनशिप रिलेशंस विभाजन और मतभेद, डिवीजन एंड डिसेंशन का भी सोर्स बनते हैं। फैमिली झगड़े, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, गुटबाजी, फैक्शनलिज्म, ये सब भी किनशिप स्ट्रक्चर्स से जुड़े हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसका असर ट्रेडिशनल सेटिंग्स से लेके मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑफिसेज में नेपोटिज्म तक में महसूस किया जा सकता है।
किनशिप अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है भारत में नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकारों पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी ही और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।